तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। जैसे सबको पता है कि बजट पेश हो चुका है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार इस बार बजट पेश किया है। तो आज हम बजट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके पहले हम बजट का इतिहास देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के समय में बजट कौन पेश किया, उसके बाद जो है आज़ादी के समय किसने किया, फिर गणतंत्र भारत जब हुआ तब किसने किया। तो इसके इतिहास के साथ साथ इसमें बजट में जो जो योजनाएं हैं उसके बारे में, कहाँ कहाँ पे कितना पैसा दिया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, आप लोग का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं बजट का इतिहास। तो 1860 में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। ये ब्रिटिशर्स थे। और उसके बाद जो है 1947 में पहला बजट के षणमुखम शेट्टी ने जो है पेश किया था। उसके बाद 1950 का जो कि गणतंत्र भारत का बजट था उसको जॉन मेथाई ने पेश किया था। और सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया अब तक, तो मोरारजी देसाई ने किया है। और पहली बार महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया था तो इंदिरा गांधी जी थी, जो कि पीएम के साथ साथ में कार्यवाहक वित्त मंत्री भी थी। उसके बाद देखेंगे कि बजट के इतिहास में अंतरिम पूर्णकालिक सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा बार अब तक बजट पेश कर चुकी हैं। लगातार 8 बार इन्होंने बजट पेश किया है। और सबसे लंबा बजट कब पेश किया गया था, तो ये 2020 का बजट था, जो कि 2 घंटे 42 मिनट तक इसको जो है पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण जी उस समय भी वित्त मंत्री थी। देखते हैं बजट का प्रोविज़न कहाँ पर है। तो ये जो बजट शब्द है इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द संविधान में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 112 में है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है 12 में, आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 112 में है। और स्टेट का बजट किस में है, तो स्टेट का बजट जो है 202 में है। आगे बढ़ेंगे और बजट के जो 2025-26 के जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बार जो है विकसित भारत की आकांक्षाओं में शामिल पहलू कौन कौन से हैं, कि अगर इन पहलू को हम प्राप्त कर लेते हैं, इनको जो है अचीव कर लेते हैं, तब हमारा भारत क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसमें नंबर 1 पे है विकास में तेज़ी लाना, दूसरा है समावेशी विकास सुनिश्चित करना, तीसरा है भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि जब पैसा रहेगा तभी जो है व्यय किया जा सकेगा, और चौथा है कि निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान लाना, और पांचवा है कि परिवारों के भाव में उल्लास भरना, मनोभाव में जो है उल्लास भरना। और विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु, तो ये बिंदु हैं जिससे हम अचीव कर पाएंगे। पहला है कि गरीबी से जब मुक्ति मिल जाएगी तब हमारा भारत विकसित हो जाएगा। और सेकंड है कि 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा प्राप्त होने पे। फिर है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। और उसके बाद है कि 100% कुशल कामगारों के साथ सार्थक रोजगार भी मिलना चाहिए। और आर्थिक गतिविधियों में 70% हिस्सेदारी महिलाओं की होनी चाहिए। और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान जो है होने चाहिए। तो इस तरह से हमारा भारत
विकसित भारत में शामिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अचीव होने के बाद में देखेंगे कि 2025-26 के बजट का उद्देश्य क्या है। तो इसमें बजट के उद्देश्य में है कराधान, खनन, विद्युत क्षेत्र, कराधान, खनन, विद्युत क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, शहरी विकास और विनियामक सुधार में जो है विनियामक में सुधार करना इसका उद्देश्य है, जिसमें बीमा क्षेत्र में अब FDI 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। और इस बार जो है विकास के 4 इंजन बजट में दिए गए हैं। विकास के 4 इंजन कौन कौन से देखेंगे। नंबर 1 पे कृषि है, दूसरे पे MSME है, तीसरे पे निवेश है, चौथे पे निर्यात है। इसमें जो है सुधार करना विकास के यात्रा के इंजन है। तो पहला इंजन कौन सा है, कृषि। तो कृषि देखेंगे, पहला इंजन है जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है चलाई गई है, जिसके थ्रू 100 जिलों एवं इससे जो है 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। और जहाँ जहाँ पर कम उत्पादकता और कम फसलों की बुआई और औसत रूप से कम ऋण मिलता है, वहाँ पर कम जैसे उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, फसलों की बुआई करवाई जाएगी वहाँ पे, और ऋण भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो है 100 जिलों में और इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है कि ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। इससे क्या होगा कि गांव में कौशल निवेश प्रौद्योगिकी को बढ़ाकर रोजगार का समाधान करना इसका उद्देश्य है। तीसरा है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता। जैसे कि हमारे भारत जो है दाल के उत्पादन में नंबर 1 पे है, लेकिन उत्पादन में तो नंबर 1 पे है, लेकिन उपभोक्ता में भी नंबर 1 पे होने के कारण उतनी आत्मनिर्भरता नहीं है। तो इसलिए जो है इस बार बजट में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 6 वर्ष के लिए यह मिशन चलाया जाएगा, जिसमें तूर, उड़द और मसूर की दाल पर फोकस किया जाएगा। तो ये हो गया दलहनों में आत्मनिर्भरता। और आगे है कि सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। सब्जियों को बढ़ाने और फलों को उसकी जैसे बढ़ोतरी करवाने के लिए, उपभोग में बढ़ोतरी हो, इसके लिए सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें श्री अन्न मिलेट्स जो कि मोटा अनाज 2023 को मिलेट्स का वर्ष भी घोषित किया गया था। तो इसमें जो है खान पान की सेहतमंद पसंद के तौर पर सब्जियों एवं फलों एवं श्री अन्न मिलेट्स के उपभोग में खासा बढ़ोतरी करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। जैसे कि मिथिला का जो मखाना है वहाँ पर GI टैग मिला है, उसके थ्रू जो है बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाया गया है, जिसमें कपास उत्पादकता मिशन जो है 5 वर्ष के लिए चलाया जाएगा। उसके बाद है जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिससे इसके माध्यम से अधिक ऋण जो है प्रदान किया जाता है। उसमें अधिक और ऋण प्रदान करने के लिए इसकी जो राशि थी जो है लोन लेने की, वो 3 लाख से 5 लाख की सीमा कर दी गई है। तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान ऋण ले सकेंगे। उसके बाद असम में नामपुर में नाम रूप में जो है यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। और नेक्स्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक, जैसे कि जो गांव में डाक होती है उसके थ्रू जो है पैसा DBT करना, वहाँ से भेजना, सबमिट करना, ये सब जो है गांव वाले कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय डाक को सहयोग उसमें किया जाएगा। सेकंड इंजन है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम, जिसमें MSME जिसको कहते हैं, इसकी जो डिफिनेशन को बदल दिया गया है।
पहले इन्वेस्टमेंट में पहले कितना था, सूक्ष्म पे 1 करोड़ था, लघु में 10 करोड़ था, मध्यम में 50 करोड़ था। लेकिन अब सूक्ष्म में 2.5 करोड़ और लघु में 25 करोड़ और मध्यम में 125 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट हो गया है। और इसका टर्नओवर पहले था 5 करोड़, सूक्ष्म में, लघु में 50 करोड़ और मध्यम में 250 करोड़। लेकिन अब इसका जो है सूक्ष्म में 10 करोड़ हो गया है टर्नओवर और लघु में 100 करोड़ और मध्यम में 500 करोड़ हो गया है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एमएसएमई की परिभाषा चेंज कर दी गई है, डिफिनीशन इसकी चेंज कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि उद्यम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसी के थ्रू एमएसएमई के थ्रू जो है उद्यम पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसमें पहली बार माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है, जिसमें जो है 5 लाख तक की छूट मतलब लोन लेने की सुविधा है और 10 लाख कार्ड दिए जाएंगे। इसमें 10 लाख कार्ड वितरित मतलब दिए जाएंगे। और नेक्स्ट है कि उद्यमियों के लिए नई योजना, उद्यमियों के लिए नई योजना जिसमें 5 लाख महिलाओं, SC ST के लिए और 2 करोड़ का लोन कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए ले सकेंगे। 2 करोड़ का लोन 5 वर्षों के लिए ले सकेंगे, 5 लाख महिलाओं और एवं SC ST के लिए। और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया, जिसमें फुटवेयर एंड लेदर के क्षेत्रों में और खिलौनों और खाद्य प्रसंस्करण में भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कि इंडस्ट्री खोली जाएगी और भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट इंजन है जो है निवेश, इन्वेस्टमेंट, जिसमें अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं जो कि नीति आयोग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, स्टेम पर फोकस किया जाएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बेस पे फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जैसे कि इसके थ्रू वाईफाई प्राथमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि गांव में होते हैं वहाँ पर फ्री का जो है इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, प्राथमिक स्कूलों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। और है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जिसमें जो है सभी भाषा में स्कीमें होंगी। इसमें जो है विद्यार्थियों को अपने भाषा में विषयों को बेहतर समझने के लिए जो है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की गई है। और उसके बाद राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। और जो है मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इसका टैगलाइन है। उसके बाद जो है शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र भी खोला जाएगा, इसके लिए 500 करोड़ का व्यय किया गया है। और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 10,000 अतिरिक्त सीटें 1 साल में जोड़ी जाएंगी और 5 वर्षों में 75,000 अतिरिक्त सीटें जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट है डे केयर कैंसर केंद्र, इसमें जो है 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे 3 वर्षों में। इस समय जो है कैंसर की दवाओं पर जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसकी दवाओं की छूट के लिए इसमें तो 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे डे केयर कैंसर केंद्र 3 वर्षों में। उसके बाद है लोगो अर्थव्यवस्था एवं नवाचार में निवेश, जिसमें 50 वर्षीय ब्याज फ्री लोन जो है 1.5 लाख करोड़ राज्यों को जो है दिया जाएगा, जिसमें 50 वर्ष के लिए ब्याज फ्री रहेगा। और किस लिए दिया जाएगा राज्यों को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए, कि आप जो है राज्य अपना जो है अवसंरचना में विकास कर सकें, इसलिए 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है 5 वर्षीय ब्याज फ्री लोन दिया जाएगा केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, जो है जल जीवन मिशन के थ्रू जो है नलकूप से जो टोटी होती है उससे पानी जो है गांव में पहुंचाने के लिए ये शुरू किया गया था, जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, हर जगह नहीं पहुंच पाया, तो उसके लिए इस योजना को एक्सटेंड किया गया है
2028 तक जो है जल जीवन मिशन योजना को बढ़ाया गया है। और नेक्स्ट है शहरी चुनौतियां निधि, जिसमें विनिवेश किया जाएगा। जैसे कुछ योजनाएं हैं उसमें से जो है पैसा वापस लाया जाएगा 2025 से 2030 के मध्य। और विद्युत क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। सामुद्रिक विकास निधि में जो है निधि के लिए धन आवंटन किया गया, पैसा आवंटित किया गया। उसके बाद जो है विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा और भविष्य में बिहार के लिए, जिसमें बिहार को जो है बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और पश्चिमी कोसी नहर का जो है निर्माण किया जाएगा। बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, तो इसलिए यहाँ पे जो है बजट में बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ें भी की गई हैं। आगे बढ़ेंगे और योजनाओं के बारे में देखेंगे। योजनाएं कुछ हैं। पीएम रिसर्च फेलोशिप, ये जो है इसमें जो आईआईटी में रिसर्च करेगा उसके लिए जो है 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, फेलोशिप दिया जाएगा। और ज्ञान भारतम मिशन, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ज्ञान भारतम मिशन क्या है। तो इसमें जो है ये पुरानी पांडुलिपियों के लिए जो है बनाया गया है ज्ञान भारतम मिशन। और तीसरा है कि अनुसंधान विकास और नवाचार, इसमें 20,000 करोड़ का व्यय किया गया है अनुसंधान विकास और नवाचार में, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। और फिर उसके बाद देखेंगे फोर्थ इंजन में क्या बताया गया है। तो फोर्थ इंजन में निर्यात के बारे में चीज़ें की गई, जैसे कि निर्यात संवर्धन मिशन चलाया गया, जिसमें 3 मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। एक है वाणिज्य मंत्रालय, दूसरा एमएसएमई मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय। ये सभी संयुक्त रूप से निर्यात संवर्धन मिशन को चलाएंगे। इसमें भारत ट्रेड नेट भी चलाया गया है, भारत जो है ट्रेड को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि राजकोषीय घाटा कि जो है 2023-24 में कितना रहा, और 24 से 25 में कितना रहा, और 25 से 26 में कितना रहा। तो जो अभी इकोनॉमी सर्वे आया है उसमें जो है 23-24 के आंकड़े दिए गए हैं। तो राजकोषीय घाटा उसमें 5.6 रहा है, 5.6 रहा है। और 24-25 में जो है 4.8 रहा है, और भविष्य में 25-26 में 4.4 रहने की उम्मीद जो है जताई गई है, उम्मीद लगाई गई है। और देखेंगे कि कितनी हमें प्राप्तियां हुई और कितना व्यय किया जाएगा। तो 50,65,345 करोड़ की जो है प्राप्तियां हुई हैं, और व्यय भी इतना किया जाएगा 50,65,345 की। और देखेंगे क्या क्या चीज़ें बजट में दी गई हैं, जिसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी। तो आप लोग कपड़े जो है ख़रीद सकते हैं, क्योंकि कपड़े सस्ते होंगे। अब मोबाइल फ़ोन भी सस्ता होगा, बैटरी सस्ता होगा, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं वो भी सस्ते होंगे, लेदर के सामान सस्ते होंगे। और जो 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं, जैसे कि कैंसर की दवाएं होंगी और डायबिटीज़ की, तो ये सारी दवाएं जो है सस्ती होंगी। अब देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर में जो कि डायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या सुधार किया गया है। तो इसमें जो है जिसकी सालाना आय 12 लाख रुपए है, जिसकी सालाना आय जो है 12 लाख है, उसको जो है उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। उसके साथ में उसमें जो 75,000 की कटौती है वो भी फ्री है। लेकिन उसके बाद जैसे 12 लाख के बाद 13 लाख किसी का होता है, तो ये टैक्स स्लैब उसमें जो है लगेगा उस पर। जैसे कि 0 से 4 लाख पे 0% लगता है, और 4 से 8 लाख में 5% लगता है, 8 से 12 लाख में 10% लगेगा, 12 से 16 लाख पर जो है 15%, और 16 से 20 लाख पे 20%, और 20 से 24 लाख पर जो है 25%, 24 लाख से अधिक जो है 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन जो है जिसका 12 लाख तक रहेगा उस पर
कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके आगे अगर आपकी इनकम रहती है तब उस पर लगेगा, उसके बाद ये टैक्स स्लैब काम करेगा। आगे देखेंगे कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि कितना % जो है पैसा कहाँ से आता है। तो पहले नंबर पे पैसा कहाँ से आता है, पहले नंबर पे जो है उधार से पैसा आता है। उसके बाद जो है आयकर से, इनकम टैक्स से आता है 22%, फिर GST से आता है 18%, उसके बाद निगम कर से आता है। उसके बाद जो है निगम कर से, इसमें निगम कर से 17% आता है। उसके बाद पैसा जाता कहाँ पे है, तो पहले ये था कि पहले पैसा ब्याज अदायगी में जाता था, उधार आता था और ब्याज देने में जाता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि इसमें पहले नंबर पे पैसा कहाँ जाएगा, तो राज्यों का हिस्सा है, जिसमें 22% है। इस बार जो है सबसे ज़्यादा राज्यों की हिस्सेदारी में है 22%। उसके बाद ब्याज अदायगी है 20%। तो ये हो गया पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ पे जाता है। उसके बाद देखेंगे कि व्यय जो है किस क्षेत्र पे सबसे अधिक किया गया है। तो बजट में व्यय सबसे अधिक किस क्षेत्र पे किया गया, तो हमारे यहाँ सबसे नंबर 1 पे रक्षा पर किया गया, दूसरे पे ग्रामीण विकास में, तीसरे पे गृह मंत्रालय पे, चौथे पे कृषि पे, 5वें पे शिक्षा पे, 6ठे पे स्वास्थ्य पे किया गया है। इसमें कभी कभी डाटा भी पूछ ले जाता है कि कितना करोड़ का व्यय किस पे किया गया है। तो रक्षा पे जो है 4,91,732 करोड़ का व्यय किया गया है। और ग्रामीण विकास पे 2,66,817 करोड़ का व्यय किया गया है। और गृह मंत्रालय पे 2,33,211 करोड़ का। और कृषि पे 1,71,437 करोड़ का। शिक्षा पर 1,28,650 करोड़ का। और स्वास्थ्य पे 98,311 करोड़ का व्यय किया गया है। तो ये बजट की मुख्य बातें रही हैं जो कि बजट में दी गई हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।